इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की लाइफ स्टोरी, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल पे कार्ल मार्क्स के ऊपर ऑलरेडी 2 डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हमारे अपडेटेड ऑनलाइन कोर्स में कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझाने के लिए हमने 4 न्यू वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। ये 4 वीडियोस हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, लेकिन इन 4 में से 2 वीडियोस को यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के बायोग्राफी को, उनके लाइफ स्टोरी को डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के मेथड को समझेंगे। यहाँ हमारा फोकस कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को समझने के ऊपर होगा। कार्ल मार्क्स के ये दोनों वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स की जो थर्ड और फोर्थ वीडियो है, जहाँ हम मार्क्स के ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट को, उनके एलियनेशन के कॉन्सेप्ट को, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये थर्ड और फोर्थ वीडियो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स के लिए और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के एग्ज़ाम्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का हमने एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हमने पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को डिटेल में कवर किया है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, तब आपके लिए ये कोर्स काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये कोर्स अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। ओके, आइए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में प्रशा के राइनलैंड रीजन में स्थित ट्रायर नाम के एक शहर में हुआ। प्रशा प्रशा यूरोप में स्थित एक जर्मन किंगडम का नाम था। कई जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज इस किंगडम का पार्ट हुआ करती थी। आज की प्रेजेंट डे जर्मनी भी इस किंगडम का पार्ट थी, लेकिन उस वक्त की जर्मनी आज के जर्मनी की तरह एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में नहीं थी। वो प्रशन एम्पायर या प्रशन किंगडम का पार्ट हुआ करती थी। प्रशा का ही एक क्षेत्र, एक रीजन था राइनलैंड। राइनलैंड में ही मौजूद एक शहर ट्रायर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स का बर्थ डेट और बर्थ प्लेस, ये दोनों फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? देखिए, किसी भी फिलॉसफर के फिलॉसफी को समझने का पहला स्टेप ये होता है कि हम उस फिलॉसफर के उन सर्कमस्टांसेस को, उन सिचुएशंस को समझें जिन सर्कमस्टांसेस, जिन सिचुएशंस में उस फिलॉसफर का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। कार्ल मार्क्स का बर्थ ईयर है 1818, मतलब 19th सेंचुरी के बिगिनिंग का समय। 19th सेंचुरी यूरोप में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरुआत का दौर था। 19th सेंचुरी में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे यूरोप में तेजी से फैल रही थी, लेकिन साथ ही साथ कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी सभी जगह क्लियरली विजिबल हो रहे थे। कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान प्रशा का राइनलैंड रीजन था, ओके, जो कि पूरे प्रशा का उस वक्त का सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन हुआ करता था। मतलब कार्ल मार्क्स ने अपने शुरुआती दिनों से ही कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। और कार्ल मार्क्स के कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, यही एक्सपीरियंसेस उनके पूरे फिलॉसफी का, उनके पूरे वर्ल्ड व्यू, उनके पूरे थॉट प्रोसेस का आधार बनता है, फाउंडेशन बनता है। ओके, कार्ल मार्क्स एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम हेनरिच मार्क्स और उनकी माता का नाम हेनरिट था। कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से एक लॉयर थे। मार्क्स का पूरा परिवार ज्यूइश रिलीजन को फॉलो करता था, लेकिन मार्क्स के पिता ने बाद में अपना धर्म बदलकर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। मार्क्स की जो बेसिक अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उनके घर पर ही हुई। 1830 में कार्ल मार्क्स ने ट्रायर हाई स्कूल में दाखिला लिया। फिर 1835 में
कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन गए। यहाँ पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। कार्ल मार्क्स के पिता चाहते थे कि मार्क्स भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बने, लेकिन मार्क्स को लॉ पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में एज अ स्टूडेंट कार्ल मार्क्स का पढ़ाई के ऊपर फोकस ना के बराबर था, और ये बात कार्ल मार्क्स के पिता को पसंद नहीं थी। मार्क्स के पिता को लगा कि अगर मार्क्स को किसी बड़े शहर में भेज दिया जाए और किसी बड़े यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करा दिया जाए तो मार्क्स के व्यवहार में शायद बदलाव आएगा और मार्क्स का पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वो बढ़ेगा, वो पढ़ाई के प्रति फोकस्ड हो जाएंगे। इसलिए 1836 में मार्क्स को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन भेज दिया जाता है उनके पिता के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में मार्क्स फिर से लॉ की पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है, जो झुकाव है, वो फिलॉसफी की तरफ बढ़ने लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में आकर मार्क्स हेगल के फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करते हैं और मार्क्स धीरे धीरे हेगल के फिलॉसफी से काफ़ी प्रभावित होने लगते हैं। बर्लिन में उस वक्त हेगल के फॉलोअर्स के कई ग्रुप्स और सोसाइटीज़ हुआ करती थी। 1837 में कार्ल मार्क्स हेगल के फॉलोअर्स की एक ऐसी ही ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। ग्रुप का नाम था डॉक्टर्स क्लब, और इस ग्रुप के मेंबर को यंग हेगेलियन या लेफ्ट हेगेलियन कहा जाता था। ब्रूनो बावर, आर्नल्ड रोग, लुडविग फुअरबाख, ये उस वक्त के कुछ प्रोमिनेंट यंग हेगेलियन इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। इनसे मार्क्स काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करेंगे मार्क्स को वो थे ब्रूनो बावर। कहा जाता है कि ब्रूनो बावर ने ही कार्ल मार्क्स को इनकरेज किया कि वे अपने लॉ की पढ़ाई को छोड़कर अपना पूरा ध्यान फिलॉसफी के ऊपर लगाएं, और इन सभी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर मार्क्स धीरे धीरे लॉ की अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपना पूरा ध्यान फिलॉसफी को देना शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स के पिता को मार्क्स की ये बातें पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्क्स के पूरे पढ़ाई का खर्च, बर्लिन में रहने का मार्क्स का पूरा एक्सपेंस उनके पिता के द्वारा ही कवर किया जाता था। 1838 मार्क्स के लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। इस वर्ष मार्क्स के पिता की मृत्यु हो जाती है। अभी तक अपने सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए मार्क्स अपने पिता के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद मार्क्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। मार्क्स को अब एक नौकरी की तलाश थी। मार्क्स यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी। तो मार्क्स अब पीएचडी अर्न करने की कोशिश में लग जाते हैं और अपना पीएचडी थीसिस तैयार करने लगते हैं। उनके पीएचडी थीसिस का टॉपिक था द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी। ये टॉपिक ग्रीक फिलॉसफी से जुड़ा था। मार्क्स की जो पीएचडी थीसिस थी और इस थीसिस में मार्क्स ने जो बातें लिखी थी वे उस वक्त के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए काफ़ी रेडिकल थी। इसलिए मार्क्स को लगा कि अगर वे अपनी इस थीसिस को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि उनकी थीसिस एक्सेप्ट ना हो। इसलिए मार्क्स अपनी थीसिस को एक दूसरी यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी था ये था यूनिवर्सिटी ऑफ येना। यूनिवर्सिटी ऑफ येना को उस वक्त एक ऐसी यूनिवर्सिटी माना जाता था जहां आप कोई भी थीसिस भेज दो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो मार्क्स की थीसिस को भी यूनिवर्सिटी ऑफ येना के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 1841 में यूनिवर्सिटी ऑफ येना मार्क्स को पीएचडी डिग्री अवार्ड कर देती है। और ये जो पीएचडी थी मार्क्स की वो डिस्टेंस के थ्रू उन्होंने अर्न की थी। ओके, तो मार्क्स के पास अब पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या प्रोफेसर का जॉब नहीं मिला। कार्ल मार्क्स अब काफ़ी कंफ्यूज्ड थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने लाइफ में अब आगे करेंगे क्या। प्रोफेसर बनने में असफल हो चुके कार्ल मार्क्स अब एक जर्नलिस्ट के करियर को अपनाने का निर्णय लेते हैं। जर्नलिस्ट के रूप में कार्ल मार्क्स के करियर की शुरुआत 1842 में यंग हेगेलियन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक जर्नल ड्यूएच जारब्रकर के साथ होती है, लेकिन इस जर्नल को कुछ ही महीनों में बंद कर दिया जाता है। फिर 1842 में ही कार्ल मार्क्स राइनलैंड की एक सिटी है कोलोन, वहां मूव कर जाते हैं। यहां पर कार्ल मार्क्स रेनेशे ज़ेतंग नाम के एक न्यूज़पेपर में एज अ जर्नलिस्ट काम करना शुरू करते हैं। कोलोन में ये न्यूज़पेपर
मौजूद थी रेनेसां ज़ेतंग, और यहाँ पर वो एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइनलैंड ये प्रशा का वो रीजन था जो कि इंडस्ट्रियली काफ़ी डेवलप था, और कोलोन इस रीजन का सबसे बड़ा सिटी था। लेकिन सबसे बड़े सिटी होने की वजह से और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होने की वजह से कोलोन में लोगों की समस्याएं भी बहुत अधिक थी। वर्किंग क्लास के लोगों की समस्याएं, पुअर पीपल, पीजेंट्स, फार्मर्स, इनकी समस्याएं बहुत अधिक थी। मार्क्स इन सभी समस्याओं को, इन सभी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं और अपने आर्टिकल्स के माध्यम से गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। रेनेसां ज़ेतंग में अपने आर्टिकल्स के माध्यम से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। मार्क्स के द्वारा लिखे गए कई आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल बहुत ही कंट्रोवर्शियल साबित होता है। ये आर्टिकल मार्क्स पीजेंट्स या फार्मर्स के ऊपर लिखते हैं। इस आर्टिकल में मार्क्स ने गवर्नमेंट के उस लॉ को क्रिटिसाइज़ किया था जिस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मर्स या पीजेंट्स अब फॉरेस्ट में जाकर फायरवुड मतलब लकड़ियाँ कलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फॉरेस्ट अब प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत चला गया था। मार्क्स के इन क्रिटिकल आर्टिकल्स की वजह से रेनेसां ज़ेतंग के न्यूज़पेपर को 1843 में गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाता है। प्रशन अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले इस सेंसरशिप से मार्क्स बहुत परेशान थे। मार्क्स अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते थे, फ्रीली लिखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि प्रशा में रहते हुए वे ऐसा नहीं कर सकते, और इसलिए वे प्रशा को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और 1843 में वे पेरिस, फ्रांस चले जाते हैं। लेकिन पेरिस जाने से पहले मार्क्स अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जेनी वॉन वेस्टफेलन से शादी करते हैं और उन्हें लेकर ही वो 1843 में पेरिस जाते हैं। अभी तक मार्क्स ने 1843 तक मार्क्स ने अपना एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखकर कंप्लीट कर लिया था, और ये बुक था उनका द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। ये बुक्स 1843 में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये बाद में उनके मृत्यु के बाद, मार्क्स के मृत्यु के बाद 1927 में पब्लिश होगा। पेरिस में रहने के दौरान मार्क्स को कई नए एक्सपीरियंसेस हुए। मार्क्स कई नए लोगों के कांटेक्ट में आए, अलग अलग विचारधारा के लोगों से जुड़ने का, उन्हें समझने का मार्क्स को मौका मिला। फिर चाहे वे कम्युनिस्ट हो या रेवोल्यूशनरीज हों या प्रूद हों और बाकुनिन जैसे अनार्किस्ट हों, पेरिस में रहते हुए मार्क्स वर्किंग क्लास के कांटेक्ट में भी आए। वर्किंग क्लास के प्रॉब्लम्स को उन्होंने और अधिक नज़दीक से देखा, समझा। इन सभी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मार्क्स ने 1844 में अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क लिखी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा 1844 की उनकी एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है ऑन जूइश क्वेश्चन। पेरिस में मार्क्स के साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना घटती है। ये घटना थी पेरिस में मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का मिलना और उनके बीच दोस्ती का होना। फ्रेडरिक एंजल ने मार्क्स के लाइफ में और उनकी फ़िलॉसफी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रेडरिक एंजल की दोस्ती मार्क्स के लिए एक हेल्प थी, एक सपोर्ट थी और एक रिसोर्स थी। मार्क्स के जो आइडियाज़ हुआ करते थे, जो थॉट्स थे, वे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। एक आम आदमी के लिए मार्क्स के इन कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फ्रेडरिक एंजल्स ने मार्क्स के इन आइडियाज़ को, इन कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को समझा, उन्हें सिंप्लीफाई किया और उन्हें एक ऐसा फॉर्म दिया जिसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी उनके आइडियाज़ को समझ सके। मार्क्स और एंजल की पहली मुलाकात 1842 में ही हुई थी। उस वक्त जब मार्क्स रेनेसां ज़ेतंग नाम के न्यूज़पेपर में काम किया करते थे। फ्रेडरिक एंजल्स भी इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में आते हैं अपने आर्टिकल को पब्लिश कराने। वे मार्क्स से मिलते भी हैं, लेकिन उस वक्त 1842 में उनकी दोस्ती नहीं होती। फ्रेडरिक एंजल्स एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता की मैनचेस्टर इंग्लैंड में कई टेक्सटाइल मिल्स थी। फ्रेडरिक एंजल अपने पिता के इन मिल में काम करते थे। अपने पिता के लिए इन मिल्स में वो काम करते थे। फ्रेडरिक एंजल्स भले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे,
लेकिन वर्किंग क्लास के पुअर कंडीशन को देखकर उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी। और मैनचेस्टर में रहने के दौरान फ्रेडरिक एंजल्स वर्किंग क्लास के पुअर कंडीशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। और अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर फ्रेडरिक एंजल्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखी, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। जब ये डॉक्यूमेंट मार्क्स के पास आई और जब मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, तब मार्क्स फ्रेडरिक एंजल से बहुत अधिक इम्प्रेस्ड हो गए। मार्क्स अब फ्रेडरिक एंजल से मिलना चाहते थे। 1844 में फ्रेडरिक एंजल पेरिस विजिट करते हैं और फिर वो मार्क्स से मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है मार्क्स के साथ और बहुत ही जल्द मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वे अब एक साथ काम करना भी शुरू कर देते हैं, कोलैबोरेट करना भी शुरू कर देते हैं। मार्क्स और एंजल्स दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई जो पहली बुक थी वो थी द होली फैमिली, जो कि 1845 में पब्लिश हुई। मार्क्स अभी तक फ्रांस में ही थे, लेकिन धीरे धीरे फ्रांस की अथॉरिटी को ये समझ में आने लगा कि मार्क्स फ्रांस के लिए एक खतरा है और प्रशन गवर्नमेंट भी फ्रांस से ये लगातार अपील कर रही थी कि मार्क्स को फ्रांस से निकाल दिया जाए। 1845 में मार्क्स को फ्रांस से बाहर निकाल दिया जाता है। मार्क्स अपने पूरे परिवार के साथ अब ब्रसल्स, बेल्जियम चले जाते हैं। फ्रेडरिक एंजल्स भी अपने जॉब को छोड़कर मार्क्स के पीछे बेल्जियम पहुंच जाते हैं और बेल्जियम में रहते हुए मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखते हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी। बेल्जियम में मार्क्स और एंजल एक रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी से भी जुड़ते हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था लीग ऑफ द जस्ट। 1847 में मार्क्स और एंजल्स इस सीक्रेट सोसाइटी के नाम को बदलकर इसका नाम कम्युनिस्ट लीग रख देते हैं। ओके, 1847 में ही कम्युनिस्ट लीग के सेकंड मीटिंग में मार्क्स और एंजल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वे कम्युनिस्ट लीग का एक एजेंडा, एक मैनिफेस्टो तैयार करें। 1848 में मार्क्स और एंजल्स मिलकर कम्युनिस्ट लीग के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और इस मैनिफेस्टो को पब्लिश करते हैं और इस मैनिफेस्टो का नाम होता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में इसे पब्लिश किया जाता है मार्क्स और एंजल्स के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्सिस्ट थ्योरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही कम शब्दों में लिखी गई है, लेकिन एक तरह से ये पूरे मार्क्सिस्ट थ्योरी को समराइज करती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। इधर 1848 में मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश होती है और उधर 1848 में ही यूरोप के कई सिटीज़ में रेवोल्यूशंस की शुरुआत हो जाती है, रेवोल्यूशंस शुरू हो जाते हैं। एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि 1848 में यूरोप में हो रहे ये जो रेवोल्यूशंस थे, 1848 में यूरोप में हो रहे रेवोल्यूशंस का मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। ओके, स्कॉलर्स इस बात को डिनाई करते हैं कि मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पब्लिश होने के बाद ये रेवोल्यूशन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, ये कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। यूरोप में जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे इनके पीछे कई कारण थे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, रैपिड अर्बनाइजेशन का होना, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो था वो था लैक ऑफ पॉलिटिकल वॉइस, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, लेकिन बेल्जियम की अथॉरिटी को ये लग रहा था कि इन रेवोल्यूशंस के लिए मार्क्स का जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो रिस्पॉन्सिबल है। एज अ रिजल्ट मार्च 1848 में कार्ल मार्क्स को बेल्जियम से भी बाहर निकाल दिया जाता है। बेल्जियम से निकलने के बाद कार्ल मार्क्स दोबारा फ्रांस जाते हैं और कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंजल्स भी फ्रांस जाते हैं। कुछ दिन दोनों फ्रांस में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मार्क्स और एंजल्स को ये रियलाइजेशन होता है, उन्हें ये लगता है कि जिस तरह पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हो रहे हैं उस तरह जर्मनी में भी रेवोल्यूशंस की शुरुआत होने वाली है और मार्क्स चाहते हैं कि वे जर्मनी वापस जाएं
और जर्मनी में होने वाला ये जो रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन को वो सपोर्ट करे और जर्मनी के लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दे। मतलब 1848 में पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हो रहे थे, तो मार्क्स और एंजल्स को लगता है कि अब जर्मनी में भी रेवोल्यूशंस की शुरुआत होगी और इस समय उनका जर्मनी में होना ज़्यादा ज़रूरी है। वे जर्मनी जाएंगे, रेवोल्यूशंस को सपोर्ट करेंगे, लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान देंगे। तो मार्क्स और एंजल 1848 में ही वापस जर्मनी मतलब प्रशा चले जाते हैं। जर्मनी के शहर कोलोन पहुंचने के बाद मार्क्स जो पहला काम करते हैं वो ये कि वो प्रशन अथॉरिटी के पास जाकर अपने प्रशन सिटीजनशिप को रिन्यू करने की अपील करते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1843 में जब मार्क्स ने जर्मनी छोड़ा तब मार्क्स की सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता को रद्द कर दिया गया था, उनकी प्रशन सिटीजनशिप को रद्द कर दिया गया था और मार्क्स के इस सिटीजनशिप को दोबारा कभी रिन्यू भी नहीं किया गया। प्रशन अथॉरिटी के पास वो जाते हैं 1848 में, वापस जर्मनी जाने के बाद, कोलोन पहुंचने के बाद वो प्रशन अथॉरिटी के पास जाते हैं और सिटीजनशिप रिन्यू करने की अपील करते हैं, लेकिन प्रशन अथॉरिटी मार्क्स के द्वारा दिए गए सिटीजनशिप रिन्यू करने के इस अपील को खारिज कर देते हैं। इसके बावजूद भी 1848 में मार्क्स जो है वो जर्मनी में ही रहते हैं। 1848 में ही जर्मनी में मार्क्स अपना एक नया न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, न्यू रेनेसा जेतंग। इस न्यूज़पेपर को वो शुरू करते हैं 1848 में और इस न्यूज़पेपर का पहला एडिशन जून 1848 में पब्लिश किया जाता है। ओके, न्यूज़पेपर पब्लिश होने के तुरंत बाद प्रशन अथॉरिटी एक्शन में आ जाती है। प्रशन अथॉरिटी इस न्यूज़पेपर को बंद कर देती है और मार्क्स से कहती है कि वो जर्मनी छोड़कर, प्रशा छोड़कर वापस चले जाएं। मार्क्स जर्मनी से दोबारा फ्रांस जाते हैं, लेकिन इस बार फ्रांस भी उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। मार्क्स स्विट्ज़रलैंड जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड उन्हें पासपोर्ट देना नहीं चाहता। फाइनली मार्क्स को इंग्लैंड की तरफ रुख करना पड़ता है, तो मार्क्स फाइनली लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। अगस्त 1849 में मार्क्स लंदन पहुंचते हैं। मार्क्स को लगता है कि वो कुछ ही महीने लंदन में रहेंगे, लेकिन होता ये है कि मार्क्स अपने मृत्यु तक लंदन में ही रहते हैं। मतलब अपने जीवन के अंतिम 35 वर्ष मार्क्स लंदन में ही बिताएंगे। इंग्लैंड यूरोप में हो रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर था और इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे वे भी इंग्लैंड में क्लियरली विजिबल थे। और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ये मार्क्स की आंखों के सामने थे। मार्क्स इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, वर्किंग क्लास के पुअर कंडीशन को वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन लंदन में रहने के दौरान मार्क्स खुद भी एक एक्सट्रीम पॉवर्टी के फेज से गुजरते हैं। लंदन में रहने के दौरान मार्क्स खुद भी एक एक्सट्रीम पॉवर्टी के फेज से गुजरते हैं। मार्क्स के पॉवर्टी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के अभाव में मार्क्स के 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो मार्क्स पॉवर्टी को सिर्फ देखते ही नहीं हैं बल्कि खुद भी महसूस करते हैं। कार्ल मार्क्स का दर्द और उनका जो हेट्रेड समाज के उस सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के प्रति जिसके वजह से समाज के अधिकांश लोगों को एक दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करना पड़ता है, मार्क्स के ये सभी फीलिंग्स, ये सभी इमोशंस हमें उनके राइटिंग्स में क्लियरली नज़र आते हैं। लेकिन लंदन में बिताए मुश्किल घड़ियों में फ्रेडरिक एंजल ने हमेशा अपने फ्रेंड कार्ल मार्क्स का साथ दिया। जब कभी कार्ल मार्क्स को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ी तब फ्रेडरिक एंजल ने कार्ल मार्क्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। लंदन में रहने के दौरान कार्ल मार्क्स के पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स हुआ करता था। कार्ल मार्क्स न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए आर्टिकल्स लिखा करते थे और उन्हें इन आर्टिकल्स के लिए, मतलब हर आर्टिकल के लिए उन्हें 1 पाउंड मिला करता था। ओके, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए कार्ल मार्क्स आर्टिकल लिखते और हर आर्टिकल के लिए उन्हें 1 पाउंड मिलता। क्योंकि कार्ल मार्क्स की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन आर्टिकल्स को एडिट करने में फ्रेडरिक एंजल मार्क्स की मदद करते थे। लंदन में रहने के दौरान मार्क्स का अधिकांश समय पढ़ने में ही बीता। ब्रिटिश म्यूज़ियम के लाइब्रेरी की रीडिंग रूम में
कार्ल मार्क्स हर दिन 12 से 16 घंटों तक पढ़ाई करते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कई इंपॉर्टेंट बुक्स कंप्लीट की। लेकिन 1867 वो वर्ष था जब कार्ल मार्क्स ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट बुक, अपने मैग्नम ओपस को पब्लिश किया, डास कैपिटल। कैपिटलिज्म का किया गया एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस आपको कार्ल मार्क्स के इस बुक में मिलेगा, डास कैपिटल में। लंदन में रहने के दौरान कार्ल मार्क्स कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था द इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में द इंटरनेशनल या फर्स्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल को 1864 में इस्टेब्लिश किया गया और इसके फाउंडिंग मेंबर में कार्ल मार्क्स भी मौजूद थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, जिसे फर्स्ट इंटरनेशनल या इंटरनेशनल कहते हैं, इसे 1876 में डिसॉल्व कर दिया गया। मार्क्स के जीवन में दो ऐसी घटनाएं हुई जब मार्क्स को लगा कि उनके जो प्रेडिक्शंस हैं वो सच हो रहे हैं। एक घटना थी 1848 के रेवोल्यूशंस, यूरोप के कई सिटीज़ में हुए जो रेवोल्यूशंस थे 1848 के, ये एक घटना थी। ओके, इन रेवोल्यूशंस के दौरान मार्क्स को लगा कि ये जो रेवोल्यूशंस हो रहे हैं ये वर्कर्स रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। हो सकता है कि इन रेवोल्यूशन के बाद इन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में कम्युनिज्म, सोशलिज्म आ जाए। लेकिन इन रेवोल्यूशंस को 1848 में हुए जितने भी रेवोल्यूशंस हैं उन सभी रेवोल्यूशंस को बाद में सप्रेस कर दिया गया और दोबारा से ओल्ड सिस्टम, ओल्ड रजीम को फिर से रीस्टोर कर दिया गया। दूसरी घटना थी 1871 की पेरिस कम्यून की घटना। 1871 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक रेवोल्यूशन होता है। ये जो रेवोल्यूशन है, आपको ध्यान में रखना है कि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस तक ही सीमित था। तो पेरिस में इसलिए इसे पेरिस कम्यून कहते हैं। पेरिस में 1871 में एक रेवोल्यूशन होता है। नेशनल गार्ड नाम का एक वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन था। फ्रांस के ऑर्डिनरी सिटीजन इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे और ये जो रेवोल्यूशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही लाया जाता है। मार्च 1871 में इस नेशनल गार्ड के द्वारा पेरिस के पूरे गवर्नमेंटल सिस्टम को कैप्चर कर लिया जाता है और सभी गवर्नमेंटल ऑफिशियल को हटा दिया जाता है और पूरे पेरिस में नेशनल गार्ड के द्वारा एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में नेशनल गार्ड का ये जो कंट्रोल है ये पूरे 3 महीनों तक रहता है, मार्च, अप्रैल और मई। इसके बाद फ्रांस के गवर्नमेंट के द्वारा इस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया जाता है और फिर से पेरिस के ऊपर फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। जब पेरिस कम्यून बना, मार्च में जब पेरिस कम्यून बना, एस्टैब्लिश किया गया, तब मार्क्स को लगा कि ये भी वर्कर्स रेवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। मार्क्स काफ़ी इनकरेज्ड थे पेरिस कम्यून की घटना को लेकर और पेरिस कम्यून के बनने के सपोर्ट में 1871 में मार्क्स ने एक बुक भी लिखी, सिविल वॉर इन फ्रांस। ये जो बुक है सिविल वॉर इन फ्रांस, ये पेरिस कम्यून के सपोर्ट में लिखी गई बुक है कार्ल मार्क्स के द्वारा। लेकिन पेरिस कम्यून को जब सप्रेस कर दिया गया तब केवल मार्क्स को ही नहीं बल्कि मार्क्स के जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थिंकर्स थे, सभी को बहुत निराशा हुई। फिर 1876 में फर्स्ट इंटरनेशनल या आप इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन को भी डिसॉल्व कर दिया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल को डिसॉल्व करने के पीछे पेरिस कम्यून का फेल हो जाना भी एक रीज़न था। ओके, 1871 में पेरिस कम्यून का फेल हो जाना भी एक रीज़न था 1876 में फर्स्ट इंटरनेशनल को डिसॉल्व करने के पीछे। पेरिस कम्यून के फेल हो जाने के बाद और फर्स्ट इंटरनेशनल को डिसॉल्व कर दिए जाने के बाद कार्ल मार्क्स का जो फेम है, उनका जो रेप्यूटेशन है, वो धीरे धीरे घटने लगा। अब पहले की तरह कार्ल मार्क्स एक पब्लिक फिगर नहीं थे, उनके हेल्थ में भी अब लगातार गिरावट हो रही थी। 1881 में कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी की मृत्यु हो जाती है। कार्ल मार्क्स को बहुत दुख पहुंचता है। फिर 1883 में कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी बेटी, उनकी एल्डेस्ट डॉटर जेनिचन की भी मृत्यु हो जाती है। कार्ल मार्क्स और अधिक दुखी हो जाते हैं, उनका हेल्थ और गिरता चला जाता है और जेनिचन के मृत्यु के 3 महीने के बाद
14 मई 1883 में कार्ल मार्क्स की भी मृत्यु हो जाती है। कार्ल मार्क्स को लंदन के हाईगेट सिमेट्री में दफनाया जाता है। मार्क्स के बरियल में सिर्फ 11 लोग मौजूद थे। मार्क्स की मृत्यु को अनाउंस करने के लिए द टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑबिचुअरी कॉलम में एक छोटा सा नोट पब्लिश किया जाता है। किसी को भी उस वक्त जब मार्क्स की मृत्यु हुई, उस वक्त किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं था कि कार्ल मार्क्स ने जीवन भर जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, वो कभी हकीकत बन पाएगा। उस वक्त किसी को इस बात पर यकीन नहीं था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु उस वक्त कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन बाद में क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्स के फ़िलॉसफी को दुनिया को समझाने की जिम्मेदारी फ्रेडरिक एंजल के पास चली जाती है। एंजल्स ने फिर कार्ल मार्क्स के सबसे इम्पोर्टेंट वर्क डास कैपिटल के 2nd और 3rd वॉल्यूम को पब्लिश किया। 1889 में एंजल ने द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन को दोबारा इस्टेब्लिश किया, मतलब 2nd इंटरनेशनल को इस्टेब्लिश किया। 1895 में एंजल्स की भी मृत्यु हो जाती है। 1917 में फर्स्ट टाइम मार्क्स के थ्योरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। रशियन रेवोल्यूशन होता है और सोवियत यूनियन को फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर 1919 में 3rd इंटरनेशनल बनता है लेनिन के द्वारा, जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं। 1945 से लेकर 1989 तक कोल्ड वॉर का पीरियड चलता है और कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी और दूसरे तरफ सोशलिज्म कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। लेकिन 1989 में सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, कम्युनिज्म या सोशलिज्म एक इंटरनेशनल मूवमेंट के रूप में एंड हो जाता है। लेकिन कम्युनिज्म या सोशलिज्म या मार्क्स की थ्योरी एक इंटरनेशनल मूवमेंट के रूप में तो एंड हो गई कोल्ड वॉर के एंड के बाद, लेकिन मार्क्स की थ्योरी आज भी यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक्स के फील्ड में आज भी वो अलाइव है, आज भी वो पढ़ी जाती है, समझी जाती है। और आज के दौर में भले कैपिटलिज्म लिबरलिज्म का आज का दौर है, एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी, एक डोमिनेंट व्यू है, लेकिन मार्क्स की थ्योरी एकमात्र ऐसी थ्योरी है, एकमात्र ऐसा व्यू है, एक वर्ल्ड व्यू है जो कि कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेटिव हमारे सामने प्रेजेंट करता है। मतलब कैपिटलिज्म की अगर कोई एक अल्टरनेटिव है, एक सटीक अल्टरनेटिव है, तो वो आपको मार्क्स की थ्योरी में ही मिलेगी। ओके, और मार्क्स की इसी थ्योरी को हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।